Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So आज है 26 जनवरी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज है वेडनेसडे और कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये नोट्स या फिर एक ग्लॉसरी चाहिए जिसके थ्रू हम पूरी वीडियो कवर करते हैं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी ये डिटेल्स PDF सब कुछ मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी। पहले हम ग्लॉसरी कवर करते हैं। इसके अंदर 2-3 टर्म्स डेली बेसिस पे। इसके अंदर कैसी टर्म्स है तो इसके अंदर आपकी फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट टर्म है आपकी एसेट मैनेजर्स। तो एसेट मैनेजर्स में ये यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में जाके देख सकते हैं। तो उसी में चल के एक बार हम इसको देखते हैं, कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन को अपना फंड्स दे रहे हैं जो आपके बेसिस पे या आपके बिहाफ पे आपका पूरा फंड मैनेज करेगा। वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जितना उसको आपने अलाउ किया है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल अलाउ किया है कि आप गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन 4 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी स्टडी करके एक रेशो निकालेगा जिसके अंदर वो 4-5 चीज़ों के अंदर ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये बहुत बेसिक हुआ मीनिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट टर्म पे आपका मीनिंग है एसेट टर्नओवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। इसके अंदर ये कंपनी की एक रेशो है एक तरीके से, और एक कॉन्सेप्ट भी है। रेशो के अंदर तो क्या होता है, मैं आपको पहले रेशो बताता हूँ। एसेट टर्नओवर रेशो के अंदर क्या निकाला जाता है कि आपकी कंपनी के पास कितने टोटल एसेट्स अभी चल रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आपकी कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है, कितनी सेल्स बना रही है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखा जाता, रेवेन्यू देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एफिशिएंसी की एक रेशो होती है कि आपकी कंपनी कितना असेट ढंग से यूटिलाइज कर पा रही है। पिछले साल में अगर आपका ये असेट टर्नओवर रेशो है वो बढ़ा है और उसके बावजूद आपके असेट्स उतने ही हैं, तो आपका एक तरीके से एफिशिएंसी ज़्यादा है। बट अगर आपके असेट्स बढ़ रहे हैं और आपका असेट टर्नओवर रेशो सेम है या कम हो रहा है तो बहुत ही एक चिंता की बात होती है। और अगर हम एनालाइज करें किसी कंपनी को तो भी हम ये रेशो निकाल सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो कंपनी एफिशिएंट कितनी है। तो एफिशिएंसी के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, उसके अंदर से ये एक मेजर। अब यहाँ पर भी ये लिखा है अ मेजर दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यूज बीइंग जनरेटेड बाय द असेट्स यूज्ड इन द बिजनेस। तो यही लिखा है यहाँ पर कि हाउ इफेक्टिवली द कंपनी यूजेस इट्स असेट टू जनरेट रेवेन्यू। तो आई होप आपको ये 2 टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नाउ लास्ट टर्म तो बहुत ही बेसिक है आज की, असेट्स। तो असेट्स का तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जो भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू एसोसिएटेड है उसके साथ, मॉनेटरी वैल्यू। और उसको इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये अलग अलग बेसिस पे आप बहुत ही अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ रियल और फाइनेंशियल के अलावा, तो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल और आपके नॉन करंट, करंट असेट्स, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज बन सकते हैं। बट ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। रियल एसेट्स के अंदर ही आपके सारी चीज़ें आएंगी, बाकी जो आपके टेंजिबल, नॉन टेंजिबल और आपके मैंने जो पहले बोला था वो भी। तो इसके अंदर वो हो गया। तो आई होप आपको ये आज वाली 3 टर्म्स भी क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर हम इस पर टिक लगा देते हैं और अब हम चलते हैं नोट्स के ऊपर। तो ये आज की नोट्स है और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके मिल जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। दलाल स्ट्रीट, ये डी स्ट्रीट को मैंने दलाल स्ट्रीट क्यों बोला, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है वही, और इसका मीनिंग अगेन होता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट। और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि हर न्यूज़ के साथ ये जो एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर साइड में मार्क कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पे एरो बना हुआ है अभी, तो इसके अंदर मैंने कैटेगरी लिख दिया कि किस कैटेगरी की ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है। अब यहाँ पर दलाल स्ट्रीट इंडाइसिस एंड इन अ ग्रीन आफ्टर चॉपी ट्रेड। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मंडे ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा फेल कर गए थे इंडाइसिस। तो उसके बाद आज एक पॉजिटिव देखने को मिला है थोड़ा सा। यहाँ पर कल की बात करें तो कल काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। निफ्टी आपका 0.75% बढ़ा है और सेंसेक्स आपका 0.6% बढ़ा है। तो उसके बेस पे यहाँ पर ये न्यूज़ पूरी बनी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि इंडियन इक्विटीज़ बाउंस्ड बैक इन अ रिलीफ रैली ऑन ट्यूसडे को यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट आई है अहेड ऑफ मच अवेटेड रिजल्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ फेड। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है बेसिकली। तो वो क्या है कि फेडरल रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक है वो USA का। तो उसकी मीटिंग में वो अपना रेपो रेट और अपना पूरा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो वो मीटिंग ऐसी है कि वो इतनी इन्फ्लुएंशियल मीटिंग होती है
कि वो हर मार्केट को, हर स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। हालांकि उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इतना हो ना हो, बट वो स्टॉक मार्केट को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर जाती है। तो ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। और ये मीटिंग आपकी आज एंड होने वाली है, और मतलब बेसिकली आज इसके वो आ जाएंगे आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है कि एक मीटिंग की समरी क्या है, उसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिया गया, किस किस टाइम स्टैम्प पे क्या क्या बातें डिस्कशन सब हुआ। तो उस बेसिस पे पूरा यहाँ पर आ जाना चाहिए आज की डेट में, या फिर कल मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। और आज आने ना आने से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज आपके इंडियन मार्केट्स क्लोज्ड है, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा भी है। क्योंकि ऑन द अकाउंट ऑफ रिपब्लिक डे आज इंडियन मार्केट्स भी सारे क्लोज रहेंगे, जो स्टॉक मार्केट है वगैरह। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर कोई इससे ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता कि आज आपका आता है रिजल्ट या कल आता है। आगे चले तो यहाँ पर सर्च फॉर पोएम। तो पोएम ये एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पर बेसिकली मीनिंग है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है, ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। मॉरिशियस बेस्ड पीईज ऑन आईटी रेडार। तो यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कैटेगरी, ये लीगल कैटेगरी की न्यूज़ है, लॉ से रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अंदर क्या लिखा गया है? सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे आपको आना चाहिए। इसके अंदर लिखा हुआ है आईटी डिपार्टमेंट, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्क्ड मॉरिशियस बेस्ड पीईज। तो पीई का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी फंड। इसका मैंने आपको काफ़ी बार मीनिंग बताया हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंस, और बेसिकली क्या काम करते हैं ये। तो ये आपके स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली मेनली फर्म्स होती हैं, और बाकी काफ़ी सारी और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक स्टार्टअप्स के म्यूचुअल फंड की तरह आप इसको मान सकते हैं, बट इसके अंदर जनरली हाई कैपिटल वाले लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं पीईस के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि जो इनकी पीईस की मीटिंग चल रही है, उसके मिनट्स मंगवाए हैं आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब होता क्या है यहाँ पर कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है इस न्यूज़ के अंदर। मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ क्या होता है। कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट है। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करें तो 30% फ्लैट टैक्स रेट है। अगर आप कितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर 30% टैक्स रेट लगता है। तो ये काफ़ी बड़ा टैक्स रेट हो जाता है। हालांकि और कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ बनी हुई हैं, जैसे मैंने आपको किसी एक शॉर्ट्स के अंदर भी बताया था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्स बहुत ही कम है। तो वो क्या करती हैं, वो टैक्स इतने इसीलिए कम रखती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर आएँ, वहाँ पर बिज़नेस करें, और वो जो मतलब कम टैक्स के बावजूद भी वो इतना कलेक्शन कर लेती हैं। तो उस हिसाब से बेसिकली एक ऐसी ही कंट्री है मॉरिशियस। मॉरिशियस काफ़ी फेमस है इसके लिए कि उस वहाँ पे टैक्स बहुत कम है। और भी बहुत सारी कंपनी है, कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी पीई फर्म्स ने अपना जो मेन ऑफिस है वो मॉरिशियस में बेस्ड बना रखा है, बट वो सिर्फ नाम का ऑफिस है, वहाँ पे उनका मेन बिजनेस नहीं है। तो ये जो मेन बिजनेस जहाँ पे होता है उसी को हम POEM बोला हुआ है बेसिकली यहाँ पर बोला है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी कि असल में कहाँ से मैनेज हो रहा है बिजनेस, असल में कहाँ पे मेन बिजनेस है कंपनी का, तो वो मॉरिशस नहीं है, ऐसा आईटी डिपार्टमेंट को लग रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको। तो मॉरिशस क्या है? मॉरिशस एक तरीके से एक टर्म चलती है टैक्स हेवन कंट्री। टैक्स हेवन कंट्री मतलब वहाँ पर बहुत ही कम टैक्स रेट्स हैं। तो वहाँ पर कंपनीज इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाती हैं वहाँ पे अपना होम सेटअप करने के लिए, मतलब बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर POEM जो भी है ये, अगर ये डिफरेंट होता है मॉरिशस से, तो वो लार्ज टैक्स लायबिलिटीज़ के अंदर ड्यू हो जाएंगे, जो कि मतलब प्रीवियसली से अकाउंट होने स्टार्ट होगी। जब उन्होंने बेसिकली काम करना स्टार्ट किया होगा तब से ही स्टार्ट हो जाएगा। आगे चले तो IMF रेजेस फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडिया GDP फोरकास्ट। तो आप सभी को पता है IMF एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। तो इनका मेन काम तो आपका काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग स्टेज पे अपने लोन्स प्रोवाइड करना है। तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए जनरली जो कंट्रीज़ होती हैं वो IMF को या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB को अप्रोच करती है। बट एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसा नाम से ही लग रहा है कि वो एशियन बैंक है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ वहाँ पर अप्रोच कर सकती हैं। बट जैसे अमेरिका है, आपका यूरोप है, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वो जनरली IMF को अप्रोच कर रही होती हैं। और इंडिया पर्टिकुलरली भी IMF को ही अप्रोच कर रहा होता है मोर देन एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो इस तरीके से काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड बैंक इसके साथ ही चलता है, मतलब टर्म काफ़ी ज़्यादा। तो वर्ल्ड बैंक के लिए अप्रोच कर रहे होती हैं कंट्रीज़ जब उनको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स चाहिए होते हैं। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बहुत फ़र्क होता है, आप सभी को पता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है।
अब यहाँ पर अर्लियर इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर जीडीपी फोरकास्ट की बात की जा रही है न्यूज़ के अंदर। तो जीडीपी फोरकास्ट यहाँ पर इन्होंने बोला था फाइनेंशियल ईयर 2023 का इंडिया का पहले 88.5%। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूव्ड क्रेडिट फ्लो, इन्होंने खुद ही ये सारी क्राइटेरियाज आर्टिकल के अंदर मेंशन किए हैं कि यहाँ पर क्रेडिट फ्लो आपका इम्प्रूव हो चुका है और कंजम्पशन में भी रिकवरी आ चुकी है। इन दोनों के बेसिस पे आपका जो अभी इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट निकाला है एक तरीके से नेक्स्ट ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो वो 9% पे रेज कर दिया है। तो आई होगा कोई क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अंदर आरबीआई का और अगर हम वर्ल्ड बैंक का प्रिडिक्शन देखें तो दोनों से 9% ज़्यादा है। आरबीआई का प्रिडिक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए है 8.7% और वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए प्रिडिक्शन है 7.8%, जो कि काफ़ी कम, आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली कम है 9% से। आगे चले तो उदय शंकर जेम्स मर्डॉक प्लान टू पिक अप नियरली 40% इन वायाकॉम 18। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, बट इसके अंदर ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है। इसकी इंडस्ट्री के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ी डील ज़रूर पता होगी कि जी और सोनी मर्ज हो चुके हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पहले हुए थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसके अंदर आपके जो पुनीत गोयनका हैं वो अब एमडी और सीईओ हैं जो आपका मर्ज्ड एंटिटी है उसके। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि सिंस मतलब ये दोनों बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसी सेम इंडस्ट्री के अंदर मर्ज हो चुके हैं, तो ये अपने ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो इसके अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं और वो भी इधर उधर से इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने ऑपरेशंस में बूम ला सकें। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर वायाकॉम 18 जो इसका काफ़ी बड़ा कंटेंडर है इसके अंदर। तो वायाकॉम 18 ने क्या किया है, उदय शंकर और जेम्स मर्डॉक ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल करके कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस कंपनी के अंदर, और टोटल मिला के तीनों ये जो एंटिटीज़ हैं ये 40% कंपनी का पिकअप कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट 12,000 करोड़ है और यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन इससे बन जाती है $4 बिलियन के आसपास। तो मतलब ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये लिखा हुआ था आर्टिकल के अंदर। यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर एक जी के रिलेटेड न्यूज़ भी है आज आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है पद्म भूषण मिलने वाला है नदेला पिचई चंद्रा जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा हुआ है, जैसे सत्या नडेला हैं वो आपके चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के, और फिर सीईओ अल्फ़ाबेट टेक्नोलॉजीज़ की सुंदर, और आपके चंद्रशेखरन ये आपके चेयरमैन है टाटा सन्स के। इसी तरीके से आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये साइरस पूनावाला के एला एस एला ये दोनों एमडी हैं भारत बायोटेक के, ये जॉइंट एमडीज़ हैं। तो इन दोनों को ये पद्म भूषण मिलने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब ये तो इतनी ज़्यादा कोई रेलेवेंट न्यूज़ हो सकता है आपके लिए ना हो, तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसके बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं किया। आगे चले तो यहाँ पर यूनिलीवर टू कट 1500 जॉब्स ग्लोबली एज अ पार्ट ऑफ रीवैम्प। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिलीवर जो आपका ग्लोबल ब्रांड है, अब आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे माइंड के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उसकी एक इंडियन एंटिटी है, जैसे अमेज़ॉन के लिए अमेज़ॉन इंडिया हो गया, फेसबुक के लिए फेसबुक इंडिया हो गया। तो इसी तरीके से आपका यूनिलीवर का एक ब्रांच या एक बहुत ही बड़ी एंटिटी जो सिर्फ इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बट जो ग्लोबल एंटिटी है इस न्यूज़ के अंदर कम से कम वो मेंशन की जा रही है। तो इस न्यूज़ के अंदर बोला गया है कि यूनिलीवर जो है आपका उसके अंदर 1500 जॉब्स वो कट करेंगे और ये उनका पार्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीवैम्प करने का। इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल सिंपलर। तो बेसिकली जॉब्स को कट करने के दो ही रीजंस होते हैं, एक तो यही होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल बना सकें, और एक होता है कि फाइनेंशियल क्रंच। तो अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है तो भी कंपनी जनरली आपके जॉब्स को कुछ को कट ज़रूर करती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया। नाउ 15% सीनियर टीम्स के अंदर से रिडक्शन होगा और 5% जूनियर रोल्स के अंदर से रिडक्शन होगा। और इसके अंदर जो फैक्ट्री टीम होती है, मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके अंदर कोई यहाँ पर कट नहीं करी जा रही है जॉब्स। तो ये भी आर्टिकल के अंदर पूरा मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। आगे चले तो यहाँ पर 2 year रैली एंड स्टिल ओनली टॉप 50 ऑफ टॉप 100 कंपनीज बीट द निफ्टी। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एक्चुअली ये। इसके अंदर ये पहली बात तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है कि पिछले 2 साल से लगभग एक स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रैली चल रही है। काफ़ी ज़्यादा नए हाईज इन्होंने जो स्टॉक मार्केट्स ने मतलब काफ़ी सारे स्टॉक्स ने और काफ़ी इंडाइसिस ने अचीव किए हैं। तो उन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर उसके बावजूद भी क्या हुआ है कि अगर हम 100 कंपनीज़ को ले लें जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज चल रही हैं इंडिया के अंदर,
तो अगर हम उन 100 कंपनीज़ को लें तो उसमें से टॉप की 50 कंपनी ही ऐसी हैं जो यहाँ पर निफ्टी को बीट कर पा रही हैं आपके रिटर्न के अंदर। तो उसके अंदर 50 कंपनीज ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती हैं जो आपके कम रिटर्न दे रही हैं निफ्टी से। तो बेसिकली निफ्टी को एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क इस तरीके से लिया जाता है, जैसे अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है तो वो क्या करता है कि वो सबसे बड़ा उसका टारगेट यही होता है कि उसको एट द एंड निफ्टी को बीट करना है। क्यों करना है कि क्योंकि जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहा है तो इससे अच्छा तो वो सिर्फ सीधा निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उसका सारा आपका रिटर्न पॉजिटिव आ जाएगा जितना वो पहले आ रहा था उससे। तो उसके बेसिस पे सबका बेंचमार्क एट द एंड यही होता है कि यहाँ पर निफ्टी को बीट कर दें। ये सिमिलर हो गया इस तरीके से कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम के अंदर आपका क्राइटेरिया कभी कभी बन जाता है कि मेरे को इसमें पूरे वर्ल्ड में टॉप करना है, या कभी कभी मुझे इंडिया में टॉप करना है, कभी कभी टॉप 10 में आना है। बट एट द एंड एग्ज़ाम डे पे आपका मेन मोटिव यही होता है कि आज बस पास हो जाए। तो उसी तरीके से ये भी मोटिव चलता है कि एट द एंड आपका मोटिव होता है कि निफ्टी को बीट करना है। हालांकि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो 1000% से भी ऊपर आप लेके चल सकते हैं। तो ये उस कैटेगरी के अंदर न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है। भारतीय सरप्राइज फंड रेजिंग टॉक सेंड्स स्टॉक अप 4%। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने क्या किया था, ट्यूसडे को इनका स्टॉक सबसे पहले क्लोज हुआ है 711.90 पर। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़ इनकी लीक हुई थी या आपकी पब्लिश हुई थी, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि ये फंड रेज कर रहे हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू करके। प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू करके का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके अंदर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और जो डिविडेंड मिलता है वो भी इक्विटी शेयर्स वालों से पहले मिल रहा होता है। दोनों में से एक चीज़ होती है, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बट आपको एक चीज़ पहले में मतलब डिविडेंड पहले मिल रहा होता है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे। और इसके लिए क्या होता है कि आपको इसके लिए ऑप्शन होता है, इसके लिए जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको ही आपका एक क्राइटेरिया भरना पड़ता है। अगर वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वो इसको डिनाई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कंपनी इसको आउटसोर्स मतलब बाहर के किसी इन्वेस्टर को भी बुला सकती है। अब यहाँ पर लीक ये इन्फॉर्मेशन हुई थी कि अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी जिसके अंदर पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं और उनको यहाँ पर कंपनी ने प्रपोजल भेजा है। बट इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन कंपनीज़ ने अपने कमेंट करने से भी डिनाई कर दिया है, और एयरटेल ने भी इसके ऊपर कमेंट करने से डिनाई कर दिया है। बट इसके बावजूद क्या है कि एयरटेल 4% इस दिन बढ़ चुका है इस न्यूज़ की वजह से मेनली। अब आगे चले तो यहाँ पर फेज्ड इंट्रो ऑफ लेबर कोड्स ऑन कार्ड्स। यहाँ पे ऑन कार्ड्स का क्या मीनिंग होता है बेसिकली, अगर अगर कोई भी चीज़ ऑन कार्ड्स होती है तो उसका मीनिंग होता है बेसिकली कि वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और फ्यूचर के अंदर वो चीज़ अनरोल हो सकती है। अब यहाँ पे अनरोल क्या हुआ, अनरोल मतलब लॉन्च हो सकती है या नया चीज़ कोई आपका मार्केट के अंदर आ सकता है, बेसिकली लॉन्च ही हो सकता है। तो इस तरीके से हुआ। अब ये भी ऑब्वियसली एक लीगल रिलेटेड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर लेबर कोड्स की बात चल रही है। लेबर कोड्स मतलब एक बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस की एक नोटबुक टाइप होती है, एक पूरा फुल फ्लेजेड इंस्ट्रक्शंस बुक टाइप होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेबर रिलेटेड क्लॉजेस लिखे होते हैं। आज की डेट में देखें तो आज की डेट में 13 कुछ लेबर कोड्स चल रहे हैं। उसको मैंने थोड़े दिनों पहले भी कवर किया था कि उन 13 कोड्स को आपका समराइज़ करके शॉर्टन करके 4 कोड्स के अंदर बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 कोड्स के अंदर इनका पूरा प्लान है जो मैंने अभी लिखा भी है कि इंट्रोड्यूस 4 फुल फ्लेजेड लॉज जिसके अंदर सब कुछ कवर पूरा होगा। और ये चारों ही क्राइटेरियाज मतलब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होंगे। जो कैटेगरीज क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब इसके अंदर एक और इनका ब्रॉडर प्लान ये है कि अगले 5 साल के अंदर ये 4 इम्प्लीमेंट करने के बाद हम टोटल एक ही बना देंगे, क्योंकि हर कंट्री के अंदर मेनली जो लेबर लॉ की पूरी मिनिस्ट्री होती है तो उसके अंदर एक ही लॉ चल रहा होता है। तो ये इनका ब्रॉडर विजन प्लान ये वाला है कि पहले हम 4 में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इन चारों को एक में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर चारों में क्या है कि लेबर के साथ पूरी एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, मतलब लेबर के साथ हर कोई इन्वॉल्व होता है। लेबर के साथ सबसे पहले तो लेबर खुद इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात, जो उसको एम्प्लॉय कर रहा है यानी एम्प्लॉयर, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर किसी आपके आसपास कोई शॉप है या कुछ भी है, उसको अगर जो लेबर है वो ना आए तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो लेबर के साथ जो भी डिसीजन होगा वो एम्प्लॉयर्स को भी ध्यान में रख के लिया जाएगा। तो उसी तरीके से आपके लेबर की पूरी बाकी फैमिली और लेबर्स जो चीज़ खर्चा करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर खर्चा करते हैं, यानी कि जो आपके एसेंशियल गुड्स हो गए मेनली, क्योंकि लेबर जनरली लो इनकम में आती है। तो जो आपके एसेंशियल गुड्स होते हैं
तो उनकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखा जाएगा। तो ये काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हुए सारे कोड्स बनाए गए हैं। जैसे एक कोड है आपके, अब न्यूज़ में क्या है बेसिकली कि दो ऐसे कोड्स जो काफ़ी ज़्यादा कम कंट्रोवर्शियल है, यानी कि जो बाकी आपके सेक्टर्स को लेबर के खुद के पर्सनली अलावा जैसे एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं तो उनको कम अफेक्ट करते हैं, वो अभी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जिसके अंदर आप पहला है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड। इसके अंदर ये है कि आपका लेबर अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट एम्प्लॉई के पास रखेगा, और वो क्या होगा कि थोड़ा बहुत एम्प्लॉई भी उसमें आपका इम्प्लीमेंट करेगा और उसको एक बैंक अकाउंट के अंदर या किसी का अकाउंट के अंदर वो जमा करते रहते हैं। तो उस तरीके से आपका एक पेंशन प्लान टाइप ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम रहती है। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे लॉज यहाँ पर लिखे हुए हैं। और दूसरा है आपका कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही बेसिक कोड है। इसके अंदर तो यही लिखा हुआ है कि आपका जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बेसिक आपकी सैनिटेशन और ये सब सेफ्टी वगैरह वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें होंगी, और इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी के भी कुछ क्लॉजेस लिखे हुए हैं। तो हम उसमें अगर ना भी जाएँ तो इसके अंदर यही है कि यहाँ पर ये दोनों कोड्स नेक्स्ट फिस्कल मतलब आगे अप्रैल मई के आसपास से इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद इन्होंने दो अगले कोड्स को अनरोल करने का प्लान किया है। अब आगे चले तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जॉब एडिशंस अंडर ई सिक डिक्लाइन 17% इन नवंबर। अब यहाँ पर ई सिक क्या है, तो ई सिक की फुल फॉर्म है आपकी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा विजिबल ना हो ढंग से, पर ये एम्प्लॉयज़ लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली वही अगेन एम्प्लॉय जो जॉब क्रिएटर है उसकी बात कर रहे हैं। ये एक लीगल बेस्ड न्यूज़ है, लीगल में डेटा आपका थोड़ा इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर लिखा क्या है बेसिकली कि यहाँ पर ई सिक क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो ईसिक एक इसका ईसिक का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी जो लो ग्रेड पोस्ट होती हैं उनके लिए थोड़ी जॉब्स निकलती हैं। जैसे आपकी काफ़ी सारी इसके अंदर जॉब्स होती हैं, मैंने अभी गूगल पे ही आपका रीड किया है इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स। तो इसके अंदर जैसे मेंशन था कि यूडीसी स्टीनोग्राफर एमटीएस ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं, और इसके लिए सबके लिए कॉमन पेपर होता है। तो उसके बेसिस पे ये आपकी जॉब्स को क्रिएट करते हैं, और ये उसी का काम करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने जो आपका डेटा निकाला है ये नवंबर 2021 का डेटा है, पिछले साल आपके नवंबर का डेटा है बेसिकली। तो उसके अंदर उन्होंने 1.02 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं। ऑलमोस्ट आपके 10 लाख प्लस ही हो गया, 10,02,000 समथिंग हो गया। तो वो इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं, और ये अगेंस्ट अगर हम देखें तो अक्टूबर में इन्होंने 1.23 मिलियन क्रिएट की थी। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर ये 17% डिक्लाइन इसके अंदर हुआ है। तो यही बेसिकली न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया है कि नवंबर का अगर हम डेटा कंपेयर करें अक्टूबर से, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 17% का डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यही था न्यूज़ के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी न्यूज़ के अंदर तो आप मेंशन कर सकते हैं। और बाकी आज सिंस 26 जनवरी है तो आप थोड़ा इन्जॉय करें, और आप अगर परेड देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर देखें। सो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।